ओके, सो कोर्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कोर्स का। इस कोर्स में एक तो सिर्फ़ हम एचईटी का मैथ कवर कर रहे होंगे और ऐसा है कि एचईटी में एक तो मैथ के लिए आपके एक तो प्रिपरेशन के लिए ये कोर्स हो गया ना, इस कोर्स में सिर्फ़ प्रेप होगी, प्रैक्टिस के लिए दूसरे सोर्सेज़ यूज़ करो। तो थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल के लिए आ जाएँगे क्वेश्चंस, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मेनली आपने क्या करना है, एक तो टॉपिक जहाँ से किया, उसके जाके खान अकेडमी से प्रैक्टिस की। खान अकेडमी खान अकेडमी के बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक है प्रैक्टिस के लिए। कॉलेज बोर्ड का जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है, उसका उसकी पूरी पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक के बाद हमारे पास प्रिंसटन रिव्यू 645 प्लस प्रैक्टिस, मतलब बुक का नाम ही यही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये हो गया आपका। ओके, तो इस वीडियो को ऐसा करो 2x पे देख लेना, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्लो करके लिखूंगा ताकि राइटिंग थोड़ी सही है। इसलिए आप 2x पे देख लेना, आपको भी आसानी रहेगी। रीडिंग राइटिंग के लिए अगर आपकी टारगेट रेंज है 650 से 700, इसमें तो हम 800 का एम करेंगे ना मैथ्स में, तो 650-700 की अगर आपकी रेंज है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको सिर्फ चाहिए एरिका चाहिए। एरिका की जो रीडिंग और ग्रामर वाली बुक है, पहले ग्रामर वाली बुक करना और फिर रीडिंग की करना, और रीडिंग की एक टॉपिक करके उसकी प्रैक्टिस करना, फिर खान अकेडमी पे आगे उसी टॉपिक की, फिर उसी टॉपिक को क्वेश्चन बैंक करना, क्वेश्चन बैंक से उसकी प्रैक्टिस करना। स्पेसिफिक आपको वेबसाइट से स्पेसिफिक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सेट सूट के, कॉलेज बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। नहीं तो आपको फुल पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन बैंक की, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने की बजाय डिस्क्रिप्शन में लिख के वहाँ से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लो, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपके लिए ये 2 प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होंगे अगर आपकी स्कोर की रेंज ये है। इससे ज़्यादा की रेंज है तो भई उसका मुझे नहीं पता, आप कहीं किसी और से पूछ लो। मैथ में हम शुरू करेंगे अलजेब्रा से। वही जो 4 सेक्शंस होते हैं, अलजेब्रा के बाद एडवांस मैथ पे जाएँगे। एडवांस मैथ के बाद फिर हम आएँगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा एनालिसिस के सेक्शन पे, और इसके बाद हम आएँगे ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। और जो इसमें एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, वो भी साथ-साथ ही कवर कर देंगे, लेकिन जिस तरह एक एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का एक एडिशनल टॉपिक में आता है, तो वो भी टॉपिक के साथ ही क्वाड्रेटिक्स के साथ एडवांस मैथ में कवर हो जाएगा। तो एडिशनल टॉपिक्स भी इसके अंदर ही कवर हो जाएँगे, साथ-साथ ही टॉपिक्स में मिला के। तो बाकी मेरा इंट्रोडक्शन वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोर्स शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस का अलजेब्रा में, इसमें थोड़े से बेसिक से शुरू करते हैं। अब ये कोर्स जो है, ये है उसके लिए एक बिगिनर लेवल के बंदे के लिए, तो जिनको पहले से थोड़ा-सा आता है तो उनके लिए ऐसा है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। काफ़ी ट टॉपिक्स आपको लग रहा होगा पहले से ही आते हैं आपको, और कुछ टॉपिक्स होंगे ज़ाहिर है तभी तो कोर्स ले रहे हो, तो वो कवर हो जाएँगे आपके। तो बिगिनर से शुरू करेंगे, 2x पे लगा लो, और जो टॉपिक पहले आता है वो बस रिवीजन के लिए सीख लो, अगर स्किप करना स्किप कर दो। बाकी इस वीडियो के व्यूज़ पर ना जाना, क्योंकि भाई पहली बार अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो उसकी टेंशन ना लो, कोर्स आपको इंशाल्लाह हम पूरा ही कराएँगे। हम नहीं, मतलब मैं ही पूरा कराऊँगा। ओके, सो लीनियर इक्वेशन में बेसिक्स पे आते हैं। सबसे बेसिक इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होता है, अगर आपको नहीं पता। ओके, सबसे बेसिक इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म, वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस ये है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस b। इसमें जो m है हमारे पास, y और x तो जेनेरिक वैल्यूज़ है ना, y आउटपुट आ गया, x इनपुट आ गया, m हमारे पास होता है स्लोप। स्लोप बोल लो या ग्रेडियंट बोल लो, और जो b है हमारे पास, ये है y इंटरसेप्ट। स्लोप किसको कहते हैं? स्लोप जिस तरह के बाय डेफिनेशन जो हम जानते हैं, स्टीपनेस को स्लोप बोलते हैं, ढलान को बोलते हैं। समझो ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस पर हमारे पास 2 लाइन्स हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब इस लाइन दोनों लाइन्स में आप देखो ऑब्वियसली स्टीपनेस किसकी ज़्यादा है? ये व्हाइट लाइन की स्टीपनेस ज़्यादा है और रेड लाइन की स्टीपनेस कम है। तो इस मैथमेटिकली भी ऐसे ही है कि व्हाइट लाइन की स्लोप भी ज़्यादा है और जो रेड लाइन है इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप की वैल्यू कम है। जिस जिस लाइन की स्लोप वैल्यू होती है 1, यानी m इज़ इक्वल्स टू 1 आता है जिसमें, वो लाइन एंगल बना रही होती है 40 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। लाइक अपने इस पर जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वो 45 का बनेगा। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो एक्स एक्सिस से बनाएगी, यहाँ पे 45 का एंगल बनेगी अगर ओरिजिन से पास कर रही है। अगर ओरिजिन से नहीं कर रही तो जहाँ से भी पास कर रही है वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा अगर स्लोप 1 होगी। इस कंसेप्ट पे चलो बाद में भी अब आते हैं, अभी स्लोप को समझो। बाय डेफिनेशन स्लोप होती क्या है? स्लोप को एक और चीज़ भी कहते हैं, एक और फार्मूला जो एक जनरल सा है कि राइज ओवर रन, यानी कि कितना वाई एक्सिस पे राइज है
राइज कितना है डिवाइडेड बाय रन कितना है, राइज ओवर रन, यानी कि वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी ऊपर जा रही है और एक्स एक्सिस से कितनी आगे बढ़ रही है, उसकी रेशियो को भी स्लोप बोलते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए आपको चाहिए होते हैं सिर्फ 2 पॉइंट्स, यानी कि समझो ये ग्राफ है, आपको ये 1 पॉइंट मिल गया, यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट मिल गए तो आपको स्लोप मिल जाएगी। 2 पॉइंट समझो हमारे पास है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। तो m हमारे पास आ गया y2 माइनस y1, राइज कैलकुलेट कर लिया, और x2 माइनस x1 रन कैलकुलेट कर लिया। और अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, समझो ओरिजिन से, वेट, हाँ अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो हम एक पॉइंट उठा लेंगे 0 0 का, और एक हम कोई सा भी पॉइंट उठा लेंगे, लाइक हमने कोई सा भी पॉइंट उठा लिया और उसकी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, तो फिर हमें दूसरा पॉइंट कोई और लेने की जरूरत नहीं है। हम अगर एक पॉइंट इसमें 0 0 ले लेते हैं तो हमारे पास सिंपली स्लोप कैलकुलेट हो जाएगी बी बाई ए से, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उठा के कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमने ओरिजिन लिया ना, तो बी माइनस जीरो और ए माइनस जीरो कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्विक कैलकुलेशन के लिए ये ध्यान में रखना। इसके अलावा इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहले तो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कोई भी ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ये ऐसे पास कर रहा है, लाइन है, कोई भी ग्राफ हो, अभी लाइंस की बात हो रही है इसलिए हम लाइन ड्रा कर रहे हैं। तो इसके लाइन का जो पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस से पास करेगा, वाई एक्सिस से जो टच करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे, यहाँ पे वैल्यू एक्स की 0 होगी और वाई की सम वैल्यू होगी, इसको बी बोल लेते हैं। तो जो बी है ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। इस तरह जो एक्स पे कर रहा है इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू समथिंग होगी, ए बोल लेते हैं, और वाई यहाँ पे 0 होगा पॉइंट का। तो जो ए है, ए हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। ये बात मेरे ख्याल समझ आ गई होगी आपको। तो इसी तरह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो इक्वेशन है, इसमें हमारे पास ये आ गया हमारे पास b, और समझो इसकी वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस पे 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 होगा। और जो स्लोप है हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। स्लोप अगर समझो हमें दी हुई है 7 दी हुई है या 3/2 जो भी स्लोप दी हुई है, अगर हमारे पास स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन की मदद से लाइन ड्रा कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है इसका मतलब। इसके बाद एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो भी समझना ज़रूरी है। उसमें ये टाइप होती है इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल प्लस सी इक्वल्स 0। इसमें हमारे पास जो सी है ये होता है वाई इंटरसेप्ट, और इसमें जो स्लोप होगी हमारे पास वो आएगी एम इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। ए और बी को यूज़ करके माइनस ए ओवर बी हमारे पास स्लोप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है। और सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। सही है, इसमें कुछ ज़्यादा मजीद बताने वाली बात नहीं है, सारी बातें ऊपर हो चुकी हैं। ओके जी, एक और चीज़ है, अब हमने स्लोप की ये वाली इक्वेशन पढ़ी, इससे हम एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इससे अगर हम जेनेरिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालने की कोशिश करें तो हम वैल्यूज़ को ऐसे कुछ लिख सकते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, यानी कि हमने y और x को एज अ जेनेरिक वैल्यूज़ यूज़ किया, और ये हमारे पास कोई भी पॉइंट आ जाएगा। तो इस फॉर्म को, इसको हम थोड़ा सीधी शक्ल में लाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। इसमें अब ये जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये हमें तब हेल्प करेगी जब हमारे पास गिवन में हमें स्लोप गिवन होगी और एक कोई सा भी पॉइंट गिवन होगा, यानी कि x1 और y1 हमारे कोई भी सब जो हमारे पास स्लोप गिवन है 3/2 और एक पॉइंट दिया उन्होंने 2 3, ये हमारे पास पॉइंट है। और हमें कहते हैं कि आप जल्दी से इसकी इक्वेशन बनाएं। तो इक्वेशन अगर हमें अगर एक ही फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद है और वो पुरानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और फिर हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। जिस तरह आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें हम m की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देंगे, m इज इक्वल टू 3/2 एम एक्स प्लस बी, और 2 और 3 जो हमारे पास पॉइंट गिवन है हम पहले 2 और 3 पुट करेंगे इसमें, लाइक y की जगह हम डाल देंगे 3 और x की जगह 2 प्लस b, इसमें ये कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस बी, और b की वैल्यू इसमें 0 आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास दोबारा फिर इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स 3/2 x प्लस 0, मतलब y इज इक्वल टू 3/2
एक्स इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ पे भी बन गई, लेकिन अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते डायरेक्ट तो हमारे पास क्या आंसर आता, y माइनस वाई वन, हम y तो जेनेरिक वैल्यू है उसको ऐसे ही रहने देंगे, y1 हमारे पास है 3, इसके बाद फिर m हमारे पास 3/2 दिया हुआ है, x माइनस x1 x माइनस और x1 हमारे पास 2 है। तो इस तरह अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, यानी कि इक्वेशन को थोड़ा सा शक्ल में लाना है। तो 3/2 x माइनस 3, यानी 3/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचता है, तो y माइनस माइनस का 3 उधर जाके +3 हो जाएगा और वो फिर कट जाएगा, तो हमारे पास दोबारा से ये वाली कोई, तो इस तरह हम जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा, इसमें हम जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ये फॉर्म आपने याद करनी है तो आपको आसानी हो जाएगी, याद कर लो। लेकिन अगर आपको मसला है कि यार क्यों याद करें, हमारा एक फॉर्म ऑफ कोइन याद कर लेते हैं उससे काम हो रहा है, तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ी सी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है, समझो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारे पास। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है तो हमने y को एज आउटपुट लेना होता है, ये हमारा आउटपुट है। m हमारे पास स्लोप है, स्लोप से मुराद रेट होता है किसी चीज़ का, तो हम उसको एज अ रेट लेंगे, रेट पर ईयर पर मंथ पर कोई भी इंटरवल लेंगे, टाइम इंटरवल, वैल्यू पर इंटरवल, यानी कि इसको रेट बोलते हैं। रेट का आपको खैर पहले से ही पता होगा। x को हम एज अ इनपुट लेंगे और प्लस बी जो y इंटरसेप्ट है वो ऐसे हमें इनिशियल इनपुट प्रॉब्लम सॉल्विंग में दी होगी, इनिशियल इनपुट। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल में समझो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम सम है और हम बताया गया कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। तो व्हेन आई बॉट अ कार इट हैड ऑलरेडी ऑलरेडी इतने मील वो पहले से चली हुई है, और एवरी ईयर आई ड्राइव इट अबाउट इतने माइल्स, यानी कि ये इसका रेट आ गया, एवरी ईयर इतने रेट पर चलाता है वो, और इतनी वो पहले से चली हुई है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स, यानी कि हमने माइल्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने ईयर्स पे कितनी मील चली हो जब उसके खरीदने के बाद। तो ये y हमारे पास आउटपुट ऑफ माइल्स आ जाएगा, x हमारे पास इनपुट है ईयर्स का, और एम एक्स प्लस बी, यानी कि m स्लोप है हमारे पास। पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। अब इसमें y माइल्स है, ये y हमारे पास माइल्स है, x हमारे पास ईयर्स हैं, ईयर्स आफ्टर ही बॉट द कार, क्योंकि उसके बाद का ही हम रेट लगाएंगे ना। और b हमारे पास इनिशियल इनिशियल माइल्स हैं कि पहले से वो कितनी चली हुई है। और m हमारे पास रेट है, यहाँ पे इस केस में हमारे पास पर ईयर रेट है, तो रेट पर ईयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स 12,000 पर ईयर, 12,000 m की वैल्यू 12,000 आ जाएगी, x प्लस बी हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, यानी कि इतने माइल्स पहले से चली हुई है। इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखना चाहें हम तो इस तरह का ग्राफ है, और हम ग्राफ का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले हिस्से को देख रहे हैं। ओके, और क्योंकि टाइम नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, हमने यहाँ पे टाइम लिया और यहाँ पर हमने लिया है माइल्स, और यहाँ पर उसने गाड़ी खरीदी है, जब जब गाड़ी अभी खरीदी है तब टाइम जीरो हुआ है उसको खरीदे हुए, जीरो सेकंड तो नहीं है, या जीरो जितने मिनट तो नहीं है, यहाँ पे टाइम है हमारे पास। और जब उसने खरीदी है तो वो इतने माइल्स 27,000 इतने माइल्स वो पहले से चली हुई थी, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। और ये हम बात कर चुके हैं, ये होता है वाई इंटरसेप्ट। और मेरे ख्याल चीज़ समझ आ गई होगी आपको। और फिर अगर हम पर पर ईयर पर ईयर अगर हम टाइम देखें तो स्लोप हमारी बनती है 12,000, यानी कि हर साल 12,000 के हिसाब से वो माइल्स बढ़ रहे हैं। आगे समझ इस चीज़ की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A line shown in the xy plane above passes through the origin and point AB, मेरे ख्याल हाँ, ओके। हमने इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी है। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, इसने यहाँ पे भी बोला है, यहाँ पे भी हम देखें तो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन का सबको पता है, मतलब ये 0 0 होता है। तो हम एक पॉइंट, हमने स्लोप निकाली, स्लोप के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमारे पास फार्मूला है ना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2, सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, तो एक पॉइंट हम ये ले लेंगे ए बी का, और एक पॉइंट 0 0 का। और मैं खाली बात कर चुके हैं कि जब इसमें 0 0 का आ जाए इन्वॉल्वमेंट, 0 0 ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो हम स्लोप सिंपली कोई भी पॉइंट उठा के उसको y/x कर सकते हैं। तो हमारे पास b/a आ गया, हमारे पास स्लोप आ गई। अब ये जो स्लोप आ गई ना, m इज इक्वल टू b/a, वो कह रहा है कि a b से बड़ा है तो स्लोप क्या होगी। अगर a b से बड़ा है तो ऐसा केस है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तो ऐसे केस में जो हमारे पास आंसर होता है वो 0 और 1 के ओपन इंटरवल के दरमियान होता है, यानी कि 0, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, इसको इंक्लूड किए बगैर 0 और 1 के दरमियान हमारे इस रेंज में हमारे पास नंबर होता है 0 और 1 को इंक्लूड किए बगैर। ओके,
इंक्लूड कर रहे होते तो फिर ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं फिल्ड डॉट का। ओके, सो 0 और 1 के ओपन इंटरवल के दरमियान हमारे पास m है। अब अगर इसमें देखो, इसमें ये 0 और 1 के दरमियान तो है, लेकिन नेगेटिव है। अब नेगेटिव में यहाँ पे देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अगर b बाय a, b पॉजिटिव बाय पॉजिटिव है, b बाय a, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव आता है, तो ये नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता, ये कट होगा। इसको हम देखते हैं 1, इसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया, हमने कहा था कि 1 नहीं है, 1 और 0 के दरमियान, लेकिन 1 एक्सक्लूडेड है, तो ये वैल्यू निकल गई 3/2 1.5 होता है। ये वैल्यू बड़ी है तो इस रेंज में नहीं है, तुम्हारे पास ये वाला आंसर बचता। A line passes through points these, what is the y-intercept of the line? ओके, तो इसमें हम वो वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें हमारे पास m नहीं है, m हम निकाल लेते हैं। दो वैल्यूज़ हैं, दो पॉइंट्स हैं, इससे हम m निकाल सकते हैं। वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 13 माइनस 3 10 होता है। x2 माइनस एक्स वन 3 माइनस माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 2 5 होता है। तो आंसर m का हमारे पास 2 आ जाएगा। और फिर y माइनस वाई वन है हमारे पास, और x माइनस एक्स वन है। y1 के लिए हम अब y1 और x1 के लिए हम कोई सा भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। समझो मैं ये वाला पॉइंट यूज़ करता हूँ, तो y माइनस वाई वन में हमारे पास 13 है और x1 के लिए हमारे पास 3 है। तो अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंबल कर लो, मतलब कि 2x माइनस 6 माइनस का 13 हो जाके प्लस का 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 y इक्वल्स 2x प्लस 7। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई हमारे पास। ओके हो गया जी। अगर जनरल फॉर्म में शिफ्ट करना है इसको, तो ये हमारे पास देखिए 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई। सही है ना। इसके बाद क्वाड्रेंट्स का एक कंसेप्ट है। ओके, उसमें ये है कि अगर हम एक तरफ स्लोप लेते हैं, स्लोप, और एक तरफ हम लेते हैं वाई इंटरसेप्ट, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इंटरसेप्ट। सो अगर तो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे पास केस बनेगा कुछ इस तरह का। ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है हमने, और स्लोप भी पॉजिटिव है। अच्छा, एक और चीज़ स्लोप में बतानी थी, स्लोप में एक और चीज़ पहले बता देता हूँ। स्लोप में ये होता है कि जब हमारे पास स्लोप बिल्कुल लाइन पैरेलल हो जाए, तो इसकी स्लोप जो स्टीपनेस है वो इन्फिनिट हो जाएगी। इन्फिनिट को कहते हैं अनडिफाइंड, तो इसकी स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगी। और अगर हमारे पास स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी बिल्कुल भी स्लोप नहीं है, तो इसकी जो स्लोप है वो 0 है। इसी तरह यहाँ पर स्लोप 1 हो जाएगी, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल अगर बना रही होगी बिल्कुल, अगर ओरिजिन से पास करेगी और ओरिजिन से पास करते हुए जा रही है, तो बिल्कुल मतलब यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया अगर बराबर हो गया, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास, 45 डिग्री का अगर एंगल बन रहा होगा। और अगर हमारे पास स्लोप की जो डायरेक्शन है चेंज हो जाती है, यानी कि इस तरह स्लोप आती है, तो फिर हमारे पास ये स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। सही है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। इसी कंसेप्ट पे बात करते हैं। ओके, अगर हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो यानी कि स्लोप इस डायरेक्शन में है, तो और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ से टच करके जा रही होगी, तो हमारे पास स्लोप कुछ ऐसे जाएगी। तो इसमें ऐसा सीन है कि हमारे पास जो ग्राफ है इसका, इस लाइन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, मगर फोर्थ में नहीं है। एक और केस देखते हैं। हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी कि फिर से ग्राफ बन गया। इसमें वाई इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव है, तो हम लाइन यहाँ इसको पास करके गुजर रही होगी, और लाइन की डायरेक्शन ऐसे होगी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसमें ऐसा है कि वन में है, टू में नहीं है, थ्री में भी है, फोर में भी है, टू में नहीं है। ये चीज़ याद रख लो। इसके अलावा एक और केस देखते हैं, जब हमारे पास स्लोप नेगेटिव है लेकिन वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अब इसमें वाई इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है हमारे पास, तो यहाँ से लाइन पास कर रही होगी और स्लोप इस डायरेक्शन में होगी, तो ऐसे कुछ करके आ जाएगा। अब इसमें वन में भी है, टू में भी है, फोर में भी है, थ्री में नहीं है। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव आ जाएंगे हमारे पास, तो लाइन पास करेगी यहाँ से, और लाइन की डायरेक्शन होगी इस तरह, ऐसे हो जाएगा। इसमें वन में नहीं है, टू में भी है, थ्री में भी है, फोर में भी है, तो इसमें वन में नहीं है।
तो ये चीज़ आपने ये याद रखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट से ग्राफ नहीं है, कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा, तो आप जा रहे होगे डेस्मोस पे वैल्यू पुट कर रहे होगे, फिर चेक कर रहे होगे कौन से ग्राफ में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से नहीं। तो आप बेसिक कंसेप्ट से ये क्वेश्चन 5-10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। यही तो टाइम बचाना होता है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं एक। लाइन एल इज इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, खुद ही पढ़ लो ना मतलब। ओके ओके। अब इस ग्राफ को देखते साथ ही पता चल रहा है कि इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है, और जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। ओके, तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास जो बी है वो नेगेटिव है। वो यहाँ पर ऑप्शन में प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब पॉजिटिव वैल्यू का जब नेगेटिव से प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लेस देन 0 होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी। इसके अलावा हम ग्राफ्स की ट्रांजिशन की बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें ट्रांजिशन में हम लीनियर की भी बात कर रहे होंगे। पहले लीनियर की करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की भी बात करूंगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी। इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसको सिर्फ हम ग्राफ बना के ट्रांजिशन उसमें चेक करेंगे। इसकी कोई बेसिक वगैरह या कोई लॉजिक नहीं इसमें यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल की बात मेनली हमने ट्रांजिशन की करनी है। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स को वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स लिख लो या वाई लिख लो, इसमें एक ही चीज़ है, मसला नहीं है इसमें। जिन बच्चों को पहले से पता है वो कह रहे होंगे यार क्या बात कर रहे हैं भैया, शुरू से ही शुरू हो गया। लेकिन मैं पहले बात की थी कि बिगिनर लेवल से शुरू कर रहा हूँ, तो आपकी रिवीजन ही हो रही है इसमें ज़्यादातर। एफ ऑफ एक्स का हमारा कोई भी ग्राफ है, समझो ओरिजिन से पास करा देते हैं इसको। तो अगर इसमें ट्रांजिशन लानी है, इसमें हम पहली ट्रांजिशन अगर हम लाते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी करते हैं, तो ये ग्राफ सी यूनिट्स अपवर्ड हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू 3 है तो ये 3 यूनिट अपवर्ड हो जाएगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अपवर्ड हो जाएगा ऐसे। तो इसके साथ लिख भी देते हैं अपवर्ड सी यूनिट्स, ये ट्रांजिशन आई है इसमें। और अगर हम करते हैं सेम केस एफ ऑफ एक्स माइनस सी, तो इसमें डाउनवर्ड हो जाएगा सी यूनिट्स, डाउनवर्ड सी यूनिट्स, यानी ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया। इसके अलावा अगर हम करते हैं एफ ऑफ, अभी तक तो हम वाई की वैल्यू में चेंज ला रहे थे, लेकिन वहीं से शुरू करते हैं। अभी हमारे पास इसके अलावा हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स। अगर हम एक्स को एक्स की वैल्यू में सी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या चेंज आएगी। अगर हम प्लस सी करेंगे तो ग्राफ मूव लेफ्ट सी यूनिट्स, यानी कि अगर ग्राफ था तो ये लेफ्ट हो जाएगा सी यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे अगर सी आ गया हमारा। इसके अलावा अगर हम माइनस कर देंगे वही एक्स माइनस सी, तो मूव राइट यूनिट्स, मूव राइट सी यूनिट्स, ग्राफ बनेगा इसका इधर आ जाएगा, ये वैल्यू सी हो जाएगी। इसके अलावा अब हम मल्टीप्लिकेशन का केस लेंगे, यानी कि हम यहाँ तक तो प्लस माइनस चल रहा था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो लीनियर ग्राफ, जिस तरह हमने यहाँ पे चेंजिंग्स देख ली, इस तरह एक्सप्लिसिटी से चेंजिंग्स वहाँ पे इस तरह लीनियर में नहीं दिखाई जा सकती। तो हम यहाँ पे एग्जांपल दूसरी लेंगे, क्वाड्रेटिक की एग्जांपल लेंगे। मैंने कहा था कि हम थोड़ी सी लीनियर के अलावा हम थोड़े से और क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल को भी देखेंगे, तो बस हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। जिस तरह एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह करके होता है। वेट, ओके, तो हम ये वाला ग्राफ लेंगे एज एग्जांपल, और इस पर फिर हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। जिस तरह इसको हम मान लो एफ ऑफ एक्स है ये। अब अगर हम सी एफ ऑफ एक्स करते हैं, सी मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या चेंजिंग आएंगी। अगर तो इसमें सी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास चेंज ही आएगी कि ग्राफ हमारा स्ट्रेच होगा वर्टिकली, स्ट्रेच वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड में अगर ना भी लिखूँ तो स्ट्रेच वर्टिकली का टर्म भी ना काफ़ी होगी बात को समझाने के लिए। अब जिस तरह अगर हमारे पास कोई ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, स्ट्रेच वर्टिकली से क्या मुराद है कि ये जो इसके दो एंड्स हैं, एंड्स तो खैर नहीं है, समझो इसको यहाँ दोनों से पकड़ के किसी ने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, खींचा है, तो इस ग्राफ की क्या शक्ल निकल आएगी, वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रेच वर्टिकली से ये मुराद है। ये आपके माइंड में फ़ौरन ये क्लिक करना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लिक करना चाहिए कि स्ट्रेच वर्टिकली से ये मुराद है।
अगर ये c ग्रेटर देन 1 का केस है, अगर हमारे पास c 0 और 1 के दरमियान है, तो फिर क्या केस बनेगा? फिर ये श्रिंक होगा वर्टिकली, श्रिंक वर्टिकली। श्रिंक वर्टिकली से अब क्या मुराद है? वही एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ये हमारे पास एक नॉर्मल ग्राफ है, अब इसको श्रिंक करवाना है, तो हम ऊपर से इस तरह वर्टिकली श्रिंक है, ऊपर से ऐसे समझो कोई प्रेशर इसको देगा, तो उससे इसकी फिर क्या शक्ल निकल आएगी? ये इस तरह हो जाएगा कुछ, मेरे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन ये इस तरह की शेप निकल आएगी इसकी। तो श्रिंक वर्टिकल वर्टिकल से आपके जहन में ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं, जिस तरह अगर हम जो सी की वैल्यू है इसमें c इक्वल टू 0 कर दें अगर, फिर क्या होगा? फिर तो ग्राफ 0 हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा ग्राफ ही 0, सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो वो y इक्वल टू 0 का ग्राफ बन जाएगा। y इक्वल टू 0 का ग्राफ हमें पता कैसा होता है, y इक्वल टू 0 ग्राफ, समझो मैं रेड से अगर ग्राफ बना रहा हूँ तो बिल्कुल जो y एक्सिस की जो लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर ग्राफ बन जाएगा, यानी कि यही ग्राफ बन जाएगा। आपको हर समझ आएगी कि होगी इस चीज़ की कि y इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ग्राफ y इक्वल टू 0 का। ओके हो गया। और अगर इसमें c इज इक्वल्स टू -1 कर दें अगर हम, c इज इक्वल्स टू -1 से क्या मुराद है? यानी कि f ऑफ x को हमने चेंज किया है माइनस एफ ऑफ एक्स में, उससे क्या होगा कि ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो और रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट जो है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी हम अभी यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ आ गया, तो आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। अब अभी तक हमने किया मल्टीप्लाई किया, सी को मल्टीप्लाई कराया एफ ऑफ एक्स से। अब अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कराएं सी को, फिर क्या चेंजिंग आएंगी वो देखते हैं। आई होप आप सारे नोट्स बना रहे हो, जो भी बता रहा हूँ ना, तो मुझे बार बार स्क्रॉल अप करके ना बताना पड़े कोई भी कंसेप्ट रिकॉल कराने के लिए। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हमने ले ली, ये वाला पैराबोला का ग्राफ देख लिया। अब हम एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेते हैं चीज़ को समझने के लिए। अब इसका ग्राफ जो है ना, अंडर रूट एक्स का ग्राफ, वो होता है कुछ इस तरह करके। ओके हो गया। अब इस पर हम समझते हैं ट्रांजिशन जब सी को मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स से। एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास, एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, और अगर हमने कर दिया एफ ऑफ एक्स सी, फिर क्या चेंजिंग आएंगे हमारे पास? अगर हमारे पास, अब इसमें भी वही सेम केस, अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन 1 है, देन हमारे पास ग्राफ होगा श्रिंक हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। श्रिंक हॉरिजॉन्टली से अब क्या मुराद है कि समझो ये हमारा एक नॉर्मल ग्राफ है और इसको किसी ने श्रिंक किया है, यहाँ से कंप्रेस किया है, इसको यहाँ से प्रेशर डाला है, तो इसकी क्या शक्ल निकलेगी? फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो श्रिंक हॉरिजॉन्टल से ये मुराद है। अब अगर इसी में सी 0 और 1 के दरमियान है, 0 और 1 के दरमियान है सी, फिर हमारे पास ये स्ट्रेच होगा हॉरिजॉन्टली, स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली। तो फिर समझो अब इसमें ये नॉर्मल ग्राफ है, फिर उसे वैसे एग्जांपल लेते हैं। तो समझो स्ट्रेच, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करें, समझो इसके कोने से पकड़ के किसी ने इसको यहाँ पे स्ट्रेच किया, खींचा अपनी तरफ, तो फिर इसकी क्या शक्ल निकलेगी? इसकी कुछ इस तरह की शक्ल निकलेगी। सही होगा। तो स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट भी आपको इस तरह आना चाहिए। ओके हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का केस देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन की बात भी थोड़ी यहीं कर लेते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं रिफ्लेक्शन की बात। अब रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? अब रिफ्लेक्शन से मुराद है कि हमारे पास कोई भी लाइन है, तब जो ये एक लाइन है, यहाँ पे मिरर का कंसेप्ट अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर के में इस तरह आएगा। यानी कि ये लाइन है हमारे पास, इसको हम रेड लाइन कर लेते हैं। तो रेड लाइन के गिर्द ये वाली जो लाइन ए बोलता हूँ इसको, लाइन ए रिफ्लेक्शन है लाइन बी का रेड लाइन के इर्द गिर्द, और लाइन बी ए का रिफ्लेक्शन है रेड के अराउंड। इसी तरह अगर हम ग्राफ में देखते हैं, समझो ये हमारे पास एक ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर तो मैंने इसको रिफ्लेक्ट कराना है वाई एक्सिस के अराउंड, तो ये वाई एक्सिस से मिरर होके इस तरह वाई एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम शेप है, बस वो मिरर हो गया वाई एक्सिस के अराउंड। और अगर एक्स एक्सिस के अराउंड मैंने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है, तो फिर ये इस तरह आ जाएगा। बाकी समझ आ गई। और अगर इसको ओरिजिन के गिर्द मैंने रिफ्लेक्ट करवाना है, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा है नहीं। अब जिस तरह अगर हम देखें, कुछ ग्राफ्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करवा के फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है हमारे पास, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इसको अगर आप वाई एक्सिस के गिर्द, यानी ये वाई एक्सिस है, इसके गिर्द आप अगर रिफ्लेक्ट करवाओगे, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग ग्राफ आएगा वो भी यही होगा, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस की गिर्द इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे तो हमारे पास ये चेंज आ जाएगा, हमारे पास ग्राफ ऐसे हो जाएगा। आगे बात की समझ, ये चीज़ें हैं। अब रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं। रिफ्लेक्शंस अराउंड, अगर एक्स एक्सिस के गिर्द हमने रिफ्लेक्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हमने हर एक्स वाई की वैल्यू को चेंज कर देना है एक्स माइनस वाई से। एक्स एक्सिस की गिर्द करवाना है तो वाई को माइनस कर दिया, और अगर वाई एक्सिस की गिर्द करवाना है तो एक्स वाई से हमने कर दिया माइनस एक्स और वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू को हमने नेगेटिव कर दिया। और अगर हमने ओरिजिन के गिर्द कराना है रिफ्लेक्ट किसी चीज़ को, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई को माइनस एक्स और माइनस वाई कर देंगे। और अगर हमने एक्स इक्वल्स वाई की लाइन से रिफ्लेक्ट करवाना है, यानी कि हमारी रिफ्लेक्शन होगी इस लाइन के गिर्द, ओरिजिन से लाइन पास करानी है ना, ये वाली जो लाइन होती है ये वाई इज इक्वल टू एक्स है। इस लाइन के गिर्द हमने अगर कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट करवानी है, लाइक अगर हमारे पास ये ग्राफ है तो हमने इसके लाइन के गिर्द रिफ्लेक्ट करवा के इसको यहाँ पे लेके आना है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट है, बस लाइन चेंज होगी, रेफरेंस चेंज हो गया। तो फिर हम करेंगे एक्स वाई से वाई को एक्स बना देंगे और एक्स को वाई बना देंगे। इसी तरह अगर हमने एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई की लाइन, एक्स वाई टू माइनस वाई की लाइन ये होती है, इसके गिर्द रिफ्लेक्ट करवाना है, उसमें क्या करेंगे, एक्स वाई से इसको माइनस वाई माइनस एक्स। ओके, सही हो गया। अब ये जो कंसेप्ट है ना सारा, इसके अपने वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे सिंपल से ही होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। कंसेप्ट मैंने सारा दे दिया, वेट, ओके, तो उसकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे जाके। इसके अलावा एग्जांपल देख लेते हैं एक भाई, ऑन द एक्स वाई प्लेन, on the xy plane what is the equation of the line that is the reflection of line across the x axis। अब across the x axis की बात हो रही है यहाँ पे, across the x axis में हमने क्या बताया था कि एक्स वाई से ग्राफ x माइनस वाई हो जाता है, तो यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन है हमें वो बतानी है। इसकी रिफ्लेक्शन की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हर y को माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें जो y की वैल्यू है y को हम माइनस वाई कर देंगे, जो कि यहाँ पे हुआ है क्योंकि x एक्सिस की रिफ्लेक्शन है। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स माइनस 2x माइनस वन, इसमें जो y है इसको माइनस वाई अगर कर दें हम तो माइनस 2x माइनस वन, और फिर इक्वेशन को लिखेंगे सही तरह तो इसकी ये फॉर्म आ जाएगी, और ये ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि इन द xy coordinate plane line m is the reflection of line L about x axis which of the following could be the sum of slopes of m and L। ओके, अब इसमें वो कह रहा है कि इसमें लाइंस की बात हो रही है, पहली बात तो लाइंस की बात हो रही है, और वो कह रहा है कि रिफ्लेक्शन अराउंड एल एक्स एक्सिस, यानी कि एक लाइन एल है और एक लाइन है एम, और ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन अराउंड एक्स एक्सिस। यानी कि अगर समझो एक ये लाइन है, लाइन अभी मैं पूरी ड्रॉ नहीं कर रहा, लाइक ये पूरी अगर लाइन है तो मैं सिर्फ इतनी लाइन की बात करूँगा समझाने के लिए, इतने पोर्शन की, वो इस तरह के, समझो ये एक लाइन का पार्ट है, ये लाइन एल का पार्ट है, ये यहाँ तक, ओके, नीचे भी है लाइन लेकिन इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे। ये लाइन एल का यहाँ तक पार्ट है, तो इसको रिफ्लेक्ट जब होगा ये, और रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस के गिर्द होगा, तो इसका रिजल्टिंग इधर ऐसे आएगा। और अगर पूरी लाइन की बात करें, ये पूरी लाइन है और इसका रिजल्टिंग ऐसे आएगा एक्स एक्सिस का, तो यानी कि हमारे पास जो भी लाइन आएगी, समझो ये लाइन है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसे आएगा, यानी कि सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, जस्ट डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसमें वही यही बात कर रहा है कि एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, तो उसकी जो स्लोप्स है, उनकी जो स्लोप है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम ऑफ स्लोप्स, उनकी स्लोप्स का सम क्या होगा। अब स्लोप के टॉपिक पे हमने बात की थी कि जो स्लोप होती है, ये वाली स्लोप पॉजिटिव होती है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाए स्लोप तो नेगेटिव होती है। अब हमने जब देखा इसमें कि स्लोप चेंज नहीं हो रही, मतलब स्लोप की जो मैग्नीट्यूड है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल ही डिफाइन करते हैं ना स्लोप को, तो एंगल्स अगर दोनों सेम है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना, सिर्फ अगर ये एम है तो ये माइनस एम है, सिंपल, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, साइन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो इसका हमने सम बताना है, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम भी जीरो होगा, तो जीरो का ऑप्शन को चूज़ करते हैं।